यूक्रेन दुनिया में नए नए हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है। पुतिन ने यूक्रेन की सबसे बड़ी लड़ाई से पहले अपने एक अचूक अशस्त्र यूक्रेन की जमीन पर लॉन्च कर दिया। हथियारों के हजारों सालों के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब बारूदी सुरंग जमीन से नहीं आसमान से धमाका कर रही है। पुतिन के इस अचूक अशस्त्र अस्त्र से यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है। दूसरी तरफ प्रिगोजिन की मौत का राज अभी भी बरकरार है। अब तो ब्रिटेन ने भी खुलकर आरोप लगाने की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद मॉस्को में काफी हलचल अब देखी जा रही है। यूक्रेन के युद्ध में एक नए हथियार ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस हथियार का नाम है जंपिंग माइन्स, यानी वो बारूदी सुरंग जो कूद कर हमला करती है। सुनकर तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आज तक हमने यही सुना था कि बारूदी सुरंग जमीन में बिछी होती है। लेकिन यूक्रेन की जंग में कूद कर हमला करने वाली खतरनाक जंपिंग माइन्स ने कोहराम मचा रखा है। आखिर क्या है ये जंपिंग माइन और कैसे रूस ने जंपिंग माइन का खतरनाक इस्तेमाल किया है, ये आपको आगे बताने वाले हैं। इसके साथ ही बात करेंगे प्रिगोजिन की मौत के रहस्य की। पुतिन जल्द से जल्द प्रिगोजिन की मौत के चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने भी बयान दे दिया है। इसके अलावा नाटो ने भी प्रिगोजिन की मौत पर चौंकाने वाला बयान दिया है। क्या है प्रिगोजिन की मौत की असली वजह, बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी जंपिंग माइन्स की। हम बात करेंगे पुतिन के इस नए हथियार की। अब तक आपने ऐसी लैंड माइन्स के बारे में सुना और देखा होगा जो जंग के मैदान में जमीन में लगा दी जाती हैं, और जब दुश्मन का काफिला जंग के मैदान से गुजरता है तब लैंड माइन के ब्लास्ट से टैंक और सेनाओं के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन अब पहली बार रूस ने यूक्रेन के मैदान में एक ऐसी लैंडमाइन का इस्तेमाल किया है जो लगाई तो जमीन में ही जाती है, लेकिन इसका वार जमीन से 100 फीट ऊपर होता है। ये पुतिन का वो खतरनाक हथियार है जिसको यूक्रेन में रूस की सेना आजमा रही है। तकनीकी भाषा में इस लैंड माइन का पूरा नाम है PTKM-1R, टॉप अटैक एंटी टैंक माइन, जिसे आमतौर पर कहा जाता है रूफ टॉप लैंड माइन। ये लैंड माइन कैसे काम करती है आप वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं। दरअसल इस रूफ टॉप लैंड माइन को जमीन में छुपा कर रखा जाता है। इसमें आगे की तरफ एक छोटी मिसाइल होती है। इसमें एक रेडार सेंटर होता है जो 100 मीटर में आने वाले किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी की पहचान अपने आप कर लेता है। बख्तरबंद गाड़ी या फिर टैंक की पहचान करते ही ये अपने से 50 से 70 मीटर की दूरी पर आते ही खुद ही लॉन्च हो जाता है, और इससे निकलने वाली मिसाइल पहले आसमान में ऊपर की तरफ जाती है, फिर पूरी ताकत से टैंक की छत पर आकर गिरती है, जिससे टैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस रूफ टॉप एंटी टैंक माइन की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि टैंक पर ऊपर से हमला करती है, क्योंकि टैंक की छत हमेशा टैंक की अगल बगल की दीवारों के मुकाबले पतली होती है, और यही टैंक की सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। इसी कमजोरी को ध्यान में रखकर यह एंटी टैंक माइन बनाई गई है।
जैसे ही कोई टैंक इस रूफ टॉप लैंड माइन की 50 से 70 मीटर की दूरी पर होता है, ये ऊपर से खुल जाती है और इसके अंदर मौजूद मिसाइल आसमान में 100 फीट तक पहुंचती है और इसके बाद नीचे जमीन पर मौजूद टैंक पर आसमान से टूट पड़ती है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये ट्रक के फौलादी स्टील के अंदर भी 7 सेंटीमीटर तक छेद कर सकती है। इसके वार से किसी भी टैंक का बचना बहुत मुश्किल होता है। टैंक के अलावा भी ये रूफटॉप एंटी टैंक लैंडमाइन बख्तरबंद गाड़ियों के लिए भी काल साबित हो रही है। साल 2020 में इस खतरनाक हथियार को पुतिन ने अपनी सेना में शामिल किया था और 26 अप्रैल 2022 को ये रूफटॉप लैंडमाइन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। ये रूफ टॉप लैंडमाइन इसलिए बहुत घातक हथियार है क्योंकि इसे रास्ते से हटाना एक मुश्किल काम होता है। आमतौर पर जमीन में ब्लास्ट करने वाली लैंडमाइंस को हटाने के लिए दुनिया में तमाम तरह की विकल्प मौजूद है, लेकिन इस रूफ टॉप लैंडमाइन को रास्ते से हटाने में खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। यानी ये लैंडमाइन फेल नहीं होती बल्कि 100% का रिजल्ट देने की काबिलियत रखती है। इस एंटी टैंक माइन के बेहतरीन रिजल्ट को देखते हुए अब अमेरिका ने भी इसका निर्माण शुरू कर दिया है और इसकी यूक्रेन में सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। ये एंटी टैंक माइन उन इलाकों में ज्यादा सफल होती है जो मैदानी और सपाट होते हैं क्योंकि यहीं पर टैंकों से जंग होती है। नाटो के लेपर्ड जैसे खतरनाक टैंकों से निपटने में इस तरह की लैंडमाइन काफी कारगर मानी जाती रही है। पुतिन यूक्रेन को एक के बाद एक नए हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना रहे हैं, लेकिन नाटो के एक पूर्व राजदूत की तरफ से एक कड़ा बयान दिया गया है। नाटो के एक पूर्व राजदूत की तरफ से दावा किया गया है कि प्रिगोजिन को इसलिए मारा गया क्योंकि प्रिगोजिन ने यह सच बोल दिया था कि यूक्रेन के अंदर रूस बुरी तरह से हार रहा है। नाटो के इस पूर्व अधिकारी की तरफ से यह कहा गया कि सिर्फ बगावत का बहाना बनाकर प्रिगोजिन को मारा गया है। ये बात सही नहीं। उनके हिसाब से असल बात यह है कि प्रिगोजिन सबको ये सच्चाई बता रहे थे कि रूस किस तरह यूक्रेन की युद्ध भूमि में पिट रहा है और यही सच्चाई पुतिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए प्रिगोजिन को मरवा दिया। Well, the most important thing to say is that Russia's war against Ukraine is not going very, very well. And they are tearing themselves apart. You have these spectacles of a rebellion against the leadership by the preeminent military force in Ukraine at the time, then striking a deal that purportedly puts them at peace, but in fact Putin goes after and kills the head of that group, shooting a plane out of the skies over Russia, who is himself a Russian warlord. These are all very bad signs for Russia's military. दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया। अब तक कई एक्सपर्ट्स ये दावे कर रहे थे कि प्रिगोजिन उस प्लेन में सवार ही नहीं हुआ था जो प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां ये मान रही हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें प्रिगोजिन भी था और ये बात खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सामने आकर कही है, जो एक बड़ी बात है। Our intelligence suggests that Prigozhin was most likely on the plane. We're obviously monitoring the situation very closely, working with our allies to establish what happened. But the most important thing here is for Putin to end his illegal invasion of Ukraine, which is causing untold suffering to people. And we will continue to stand with Ukraine, support them so that they can resist that aggression from Russia. दूसरी तरफ रूस के अंदर प्रिगोजिन को लेकर जांच और गहरी हो रही है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है और अब एजेंसी ने बताया है कि विमान में सवार 10 लोगों के शवों को निकाल लिया गया है और अब उनकी जांच करके पता लगाया जाएगा कि प्लेन के अंदर कौन कौन थे। यानी रूस की सुरक्षा एजेंसी इस बात का पूरा प्रमाण भी इकट्ठा कर रही है कि प्लेन में प्रिगोजिन थे या फिर नहीं। Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области. В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы. Продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления
установления всех обстоятельств авиакатастрофы будут назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего. नाटो के पूर्व राजदूत की तरफ से भी यही बात कही गई है कि रूस की कही गई हर बात पर भरोसा करना ठीक नहीं है। पहले ये जानकारी सामने आनी जरूरी है कि प्लेन में मौजूद रहे 10 लोगों की पहचान क्या थी और विमान का ब्लैक बॉक्स भी सामने आना जरूरी है। We cannot trust anything that the Russians release as fact. They will put out whatever they want to put out, regardless of whatever it is that they find on the ground, who the bodies are, what the black box. लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यही है कि जो विमान क्रैश हुआ वो भी प्रिगोजिन का ही विमान था और सवाल यही है कि आखिर प्रिगोजिन के विमान में जहां सारे लोग प्रिगोजिन के ही खास थे वहां आखिर कैसे प्लेन क्रैश हो गया? आखिर क्या लापरवाही हुई? क्या ये मानवीय भूल थी या फिर प्लेन से छेड़छाड़ की गई थी? सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसा भी था जो प्रिगोजिन की टीम के अंदर था लेकिन उसने प्रिगोजिन से ही गद्दारी कर दी?